का बैच शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो आपका लोक यानी क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र से पढ़ेंगे साता की सरदारी। ठीक है, यानी आपका चैप्टर 1 जो है आपका क्या है, लोकतंत्र में साता की सरदारी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, लोकतंत्र जो होता है, जो जानता, वैसा शासन जो जनता के द्वारा चलाई जाती है और जनता के द्वारा जो निहित होता है वही लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक शासन जो होता है आपका सबसे पहले दो तरह का होता है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक शासन को कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासित शासन को ही लोकतंत्र यानी लोकतंत्र कहा जाता है। मान लीजिए आपको जो हम कहा कि आप किसी पंचायत का अगर मुखिया बना देते हैं, वहां का अगर लोकतंत्र अगर नहीं है, आप चुनते क्यों हैं? आप चुनते हैं कि हम अपने, मान लीजिए जो हमारा कार्य हो और जो हमारा नियम हो सही नियम से पालन हो और हमारा कार्य हो सही कानून द्वारा उस प्रक्रिया को की जाए। अगर मान लो कि अगर जिस शासन में मान लीजिए अगर आपके पंचायत का मुखिया मान लीजिए कोई है अच्छा मुखिया, आपके प्रति अगर कार्य अच्छा करता है, आपके प्रति लगाव है, तो यानी आप क्या है वहां पे खुश है, यानी आपकी मनमानी कार्य हो रही है तो आप सही है। तो लोकतांत्रिक आपका यही होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाई गई शासन लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। भाई बिहार है, यह हर जगह है, भारत में या कोई भी हो, तो यहाँ पे लोकतंत्र जो होता है दो तरह से चलाया जाता है। कितने तरह से? दो तरह से चलाई जाती है। पहला चलाया जाता है प्रत्यक्ष और दूसरा चलाया जाता है अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र जो होता है आपका प्रत्यक्ष रूप से एक चलाया जाता है और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता है। ठीक है, और लोकतंत्र को जो अब्राहम लिंकन ने जो इसको परिभाषित किया, बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो लोकतंत्र जो होते हैं दो प्रकार से चलाया जाता है। पहला प्रत्यक्ष, यानी कह रहा है सीधे तौर पर एक जगह इकट्ठे होकर शासन में लोग हिस्सेदारी बनते हैं, वही संभव है जहां की जनसंख्या कम होती है। यानी कहने का मतलब है एक देश से लोग प्रत्यक्ष रूप से कहां शासन चलता है, जहां संख्या कम हो। जिस देश में संख्या कम है, जिस देश की संख्या अगर कम है, वहां पे एक जगह बैठ के अपना समूह बना के क्या करता है, वहां पे एक कानून चाहे अपने अनुसार जो कार्य करते हैं वही आपका प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हम आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जो बात कहेंगे वही बात को लागू किया जाएगा, वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, वही प्रत्यक्ष रूप आपका कहलाता है। ठीक है, दूसरा है जो लोग अपने प्रति अब क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष का मतलब हम क्या करते हैं कि वोट आता है, MP का आता है, जिला परिषद का आता है, मुखिया का आता है, अनेक प्रकार के चुनाव होता है, सरपंच का होता है। हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते हैं, हम जाते हैं चुपे चाप, जाना के मन करता है अपने मन से चुनाव कर देते हैं। इसमें तो आप क्या करते हैं, अपने मनमानी चुन लेते हैं, लेकिन बाद में जीतने का उसमें तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं ना हुआ भाई, सामने बैठा कर नहीं ना चुना जाता है, इसलिए वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यही कह रहा है कि लोकतंत्र अपने प्रतिनिधि को चुनकर शासन व्यवस्था में हिस्सेदार बनते हैं। तो लोकतंत्र जैसे हम मान लीजिए कि आपका मुखिया का चुनाव, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। इसमें चुनाव जो होता है ये अपने मत से तो चुनते करते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष सामने फेस टू फेस कर प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनाव करते हैं। तो यह हो गया आपका प्रत्यक्ष होता है कि हम बैठा के समूह में बात लागू करते हैं, वह प्रत्यक्ष हो जाता है। और जो मान लीजिए हम चुनाव जो आप केवल चुन देते हैं, उसके बाद जिसको आप चुने, जिसका वोट अधिक होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से वोट जैसे हम डाल देते हैं चुपे चाप पेटी में, कोई देखने नहीं जाता है कौन किसको दिया है, वो अपने मनमानी उसमें वोट देते हैं। तो यह अप्रत्यक्ष। अब मान लीजिए कोई जो इसका चुनाव लड़ता है वो कहीं भी रहता है, लेकिन वोट देता है तो उन कहीं भी रहता है, वो अपने मर्जी से जाके वोट डाल देता है। अब वो जानता है थोड़े विश्वास, उसको जीतता है तभी विश्वास रहता है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। ठीक है, तो आइए इसमें जो आप याद रखिएगा कि लोकतंत्र जो है क्या है, तो याद रखिएगा जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई गई शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, उसके बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से आप याद रखिएगा लोकतंत्र में शासन की चुनाव, यानी जब आप लोकतंत्र जो जब कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। जो सबसे जैसे हम बताए हैं कि सबसे कुछ प्रत्यक्ष का वहां चुनाव होता है जहां सबसे कम जनसंख्या हो जिस देश में, वहीं पे होता है। जैसे में आप स्विट्जरलैंड होता है। ठीक
ठीक है। स्विट्जरलैंड में आपका चुनाव सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से होता है और अप्रत्यक्ष रूप का जो चुनाव होता है जहां पे जनसंख्या अधिक होता है वहां पे अप्रत्यक्ष रूप का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र अपने स्वरूप में कैसा हो सकता है, यानी अपने रूप के अनुसार वह कैसे हो सकता है, हम उसको जानते हैं। ठीक है, हो गया। तो आप याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से कहां चुनाव होता है, तो जिस देश में जहां पे जनसंख्या कम होती है वहां पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की जाती है, और जहां पे जनसंख्या अधिक होता है वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र अपने स्वरूप में कैसे होता है। भाई वो अपने रूप में कैसे आता है और अपने कानून व्यवस्था के रूप में कैसे आता है, हम आगे जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दो तरह की, अब लोकतंत्र जो अपने रूप में अब दो तरह के नियमों के द्वारा आता है। पहला होता है संघीय व्यवस्था, क्या ठीक है, पहला होता है संघीय व्यवस्था और दूसरा होता है एकात्मक व्यवस्था होता है। ठीक, अब संघीय व्यवस्था है कहाँ, जहां केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी होती है, यानी संघीय व्यवस्था, यानी संघीय का मतलब क्या होता है, संघ, जहां पे दो आदमी मिलकर एक कानून बनाता है, एक कार्य करता है, वही आपका क्या होता है, संघीय व्यवस्था होता है। हाँ, संघीय माने संघीय, हम समझ रहे संघीय। ठीक है, तो संघीय का माने संघ, एक साथ दो सरकारों द्वारा जो कार्य, जैसे यहाँ पे कर रहा है कि जहां केंद्र सरकार, अब संघीय केंद्र सरकार साथ साथ राज्य सरकार भी होती है, और केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार के ऊपर होती है केंद्र सरकार, जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करती है तो वह संघीय व्यवस्था कहलाती है या संघीय स्वरूप कहलाती है। और दूसरा है एकात्मक, का मतलब क्या होता है, जहां पे जिस देश में देश के लिए सिर्फ एक ही सरकार चलाता है, जहां पे केवल एक ही सरकार है और एक सरकार ही का निर्धारित करता है, वह अपने अनुसार काम करता है, वह उस कार्य को क्या, तो वह एकात्मक हो गया। और संघीय मतलब जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है, वह संघीय व्यवस्था कहलाता है या संघीय स्वरूप कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह अब देखते हैं कि इसमें एकात्मक लोकतंत्र अपने स्वरूप में दो तरह से आती है। पहला जो होता है संघीय व्यवस्था, दूसरा होता है एकात्मक व्यवस्था। फिर से बता रहे हैं कि संघीय व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और एकात्मक व्यवस्था जहां पे सिर्फ एक ही सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, एक ही सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वह एकात्मक व्यवस्था कहलाता है या एकात्मक स्वरूप कहलाता है। ठीक है, आगे जो इसमें कह रहा है कि भारत के संघात्मक व्यवस्था में कौन कौन सी सरकारें होती है। भाई हमें जानना है कि भाई हम भारत के हैं तो भारत के बारे में सबसे ज्यादा हमें जानना है। ठीक है, तो भारत के संघात्मक व्यवस्था, यानी अब यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, यानी कौन कौन सी सरकारें आती है। तो पहला इसमें क्या रहता है, केंद्र सरकार आता है, दूसरा राज्य सरकार आता है। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि भारत में संघीय व्यवस्था में कौन कौन से सरकारें आती है, तो बताइएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार क्या करती है, देश के सभी राज्यों के लिए सरकार है। वह एक देश होता है जिसमें जितने राज्य हो, जितना भी राज्य हो उसके लिए क्या करता है, वह निर्धारित करता है, और राज्य सरकार क्या करती है, सिर्फ उसी राज्य के लिए सरकार करता है। जैसे मान लीजिए आपके मुखिया जी हैं, मान लीजिए परसौनी पंचायत का हो गया, तो मान लीजिए परसौनी पंचायत के ना करेंगे कि जाकर पूरे कल्याणपुर प्रखंड का करेंगे, कल्याणपुर प्रखंड का नहीं कर सकते हैं। केवल उसी तरह राज्य सरकार जो होती है राज्य स्तर पर कार्य करती है, और केंद्र सरकार जो होती है केंद्र के स्तर पर, यानी पूरा देश जो जितना भी राज्य होता है सब उस सरकार को उसको कार्य करने में और सहमति और चलाते हैं मिलजुल के। अब चाहे अब मान लो कि अगर हमारे परिवार में अगर एक 5 भाई हो जाए, उसमें एक मुखिया हो गया, चाहे एक मान लीजिए केंद्र सरकार होगी, उसमें भी दो तरह के मान जाता है कि घर में जो अच्छा कमाता है उसको तनका मुख मान लिया जाता है। तो उसी तरह मान लो कि जो घर में अच्छा कमाता है उसको मुख मान लिए, वह केंद्र हो गया, और जो तनका कम कमाता है वो केंद्र मान लिए, राज्य सरकार मान लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि भारत के संघीय व्यवस्था में कौन कौन सी सरकारें आती है, चाहे कौन कौन से सरकारें द्वारा चलाई जाती है। याद रखिएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है।
केंद्र सरकार यानी वह पूरे राज्य यानी एक देश के यानी क्या कर रहे हैं, देश के सभी राज्यों के लिए सरकार का कार्य करती है। और केंद्र राज्य सरकार यानी जो राज्य स्तर पर कार्य करती है वह राज्य सरकार होता है, जो केंद्र स्तर पर कार्य करता है उसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो है इसमें कह रहे हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग यानी नगर एवं गांव में रहने वाले द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। अब भाई उसके अलावा जब आपके अनेक हम बोले हैं कि पंचायत के प्रखंड लेवल, जिला लेवल से आपका क्या है, उसी तरह राज्य स्तर से बढ़ते जाता है। तो उसी तरह इसमें भी लोगों के द्वारा भी कुछ सरकार चलाई जाती है। जैसे हम लोग में सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, पंच हो गया, उसके बाद और क्या क्या होता है, वार्ड हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, वार्ड सचिव हो गया, यानी सभी मिलकर ग्राम के स्तर पर कार्य करते हैं। ग्राम के पंचायत लेवल पर आ जाते हैं मुखिया जी, मुखिया के बाद छोटा मिनी एमएलए यानी छोटा जैसे जिला परिषद, अब जिला परिषद से बड़ा विधायक, विधायक के बाद क्या आ जाता है सीधे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा सरकार आपका चलाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा भारत के संघात्मक व्यवस्था में कितने सरकार मिलकर कितने सरकारों द्वारा कार्य की जाती है, ये दो सरकारों दी रहे। पहला याद रखिएगा केंद्र सरकार और दूसरा का राज्य सरकार। जो राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है, केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, तो उसके केंद्र सरकार के सभी राज्य अंदर आ जाते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर सभी जिला आ जाते हैं, उसके अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए, अब हमें जानना है भाई कि केंद्र स्तर पर जैसे मान लीजिए केंद्र और राज्य सरकार में सरकार के अंग कितने होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। याद रखिएगा, आपको रट जाना है साफा। जैसे चीनी बुढ़वा मलाई खा ले, बुढ़िया खा ला लपटी, कितना हो तो मलाई लखन साफ सट 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 की, ठीक बनू। तो वही यही तीनों के साफा सट की, जितना दिमाग में कस लिया है अभी ना कि है ना से सुनी आ सिगरेट के धुआं रखने में निकाल। सही बात है। तो आइए, तो केंद्र और राज्य सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है, कितने अंग होते हैं, कार्य नहीं कितने अंग होते हैं, 3। पहला होता है विधायिका, दूसरा हो जाए कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो हमें विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका यह 3 तरह से कार्य करती है। 3 अंग होते हैं किसके, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब हम जानते हैं कि विधायिका का कार्य क्या होता है। ठीक है, अब विधायिका का कार्य क्या होता है हम जानते हैं। अब कह रहे हैं देश या राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है, यानी विधायिका के द्वारा निर्धारित होता है कि देश या राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था एक बनाई जाती है। हर एक, जैसे मान लीजिए हम लोग में भी गांव में जब चुनाव होता है तो वहां पे भी क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि हमारे अंदर में क्या कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अनुसार उस कार्य को चलाया जाता है। ठीक उसी तरह विधायिका भी क्या करता है, एक संगठन बनाता है, मिलकर अपने अनुसार एक कानून बनाता है। जिस कानून बनाने के बाद अगर पास हो जाता है तो उस कानून को चलाया जाता है, नहीं पास होता है तो नहीं चलता है सदन में जाने के बाद। ठीक है, अब इसमें जो होता है केंद्र में, तो केंद्र में क्या होता है, संसद होता है, जो लोकसभा या राज्यसभा के अंतर्गत आता है। केंद्र में कौन कार्य करता है, संसद या जो जाना कहा जाता है लोकसभा या राज्यसभा होती है। संसद के अंतर्गत कौन है, जैसे जाना कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। तीसरा का इसमें क्या कहते हैं, राज्य में, यानी विधानमंडल यानी विधानसभा एवं विधान परिषद के अंतर्गत जो राज्य में होती है वह विधायिका जो कानून बनाती है वो उसके अनुसार चलाई जाती है। ठीक है, अगला जो है कार्यपालिका क्या करती है, तो कार्यपालिका का काम है देश एवं राज्य में कानून को लागू करने वाली संस्था है। आपसे याद रखिएगा कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, तो देश और राज्य के अंतर्गत कानून बनाने वाली ये क्या है, एक संस्था है। हम भी एक अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उसको संस्था एक कानून निर्धारित करेगा, अनुशासन लागू किया कि नहीं आपको इस तरह आना है, इस फॉर्म में आना है, आपको इस तरह से बैठना है। ठीक उसी तरह भी इनकी आवश्यकता होती है, यह भी कानून का निर्धारित करते हैं और उसको संस्था में क्या करते हैं, चलाते हैं।
अब इसमें क्या करता है, केंद्र में जो होता है प्रमुख जो होता है कार्यपालिका का जो राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आ जाता है, ठीक है। अब इसमें राज्य में क्या, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आ जाते हैं। आपसे संस्था में जब आज मानिए कार्यपालिका में केंद्र में, अब केंद्र में जो कार्य करती है वह राष्ट्रपति होती है, प्रधानमंत्री होता है और मंत्री परिषद के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। अब राज्य में क्या होता है, राज्यपाल और मंत्री परिषद के द्वारा चलाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि राज्य में किन के द्वारा कानून व्यवस्था को संस्था चलाई जाती है, तो याद रखिएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा। अगर पूछ देता है केंद्र में तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा चलाई जाती है। अगला जो है हम न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। अब न्यायपालिका का भी कार्य क्या होता है, ठीक है। तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, देश या राज्य में संविधान एवं कानून के अनुसार सरकार चले इसके लिए न्याय करना है। अब न्यायपालिका क्या करता है, अपने न्याय का कानून का निर्धारण, जैसे आपके पंचायत में ग्राम कचहरी होता है, वहां पे तरह तरह के जितने आपके पंचायत में जो भी झगड़ा होता है, जो भी कार्य होता है, वह सरपंच के रूप में उसमें जो कार्य करते हैं वह सभी देखते हैं। यानी शनिचर बैठक होता है, ठीक है। अब उसमें बैठक में आपको बात सुनी जाती है, जिस तरह कोर्ट में फैसला होता है, ठीक उसी तरह न्यायपालिका का भी कार्य है, जो देश में संविधान के अनुसार वह कानून को चलाती है। नहीं कि संविधान में जो लिखा है कुछ और कार्य करेगी कुछ और, वह वैसा नहीं करती है। यानी संविधान के अनुसार भी वह भी कार्य करता है। कौन, न्यायपालिका। तो आपसे न्यायपालिका पूछा जाए कि न्यायपालिका का काम क्या है, तो क्या कहिएगा, देश या राज्य में संविधान एवं कानून के अनुसार सरकार चले इसके लिए न्याय करना, यानी न्याय के संगत चलना, वही आपका क्या करता है, न्यायपालिका करता है। अब उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। आपसे पूछ देगा कि उच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। बिहार में कहाँ है, पटना में है। पटना उच्च न्यायालय, जहाँ पे आपसे अगर जिला से होती है तो जिला से जाइएगा तो पटना कोटवा है, मुजफ्फरपुर भी जाता है, मुजफ्फरपुर से भी को जहाँ पे भी जैसे 6 जिला का मालिक हो गया मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य क्या होता है। आप अगर लड़ सकते हैं अपने कानून का, आप नागरिक हैं। जिस तरह किसान जो होता है देश के आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ होता है, ठीक उसी तरह आप भी देश का पूरा रीढ़ हैं। अगर बच्चे अगर अनुशासित और सही से अगर ना काम कोई करे तो बुझिए कि वह देश क्या है, देश का भविष्य खत्म हो गया। यानी नागरिक ही देश का भविष्य है, ठीक है। तो आप कानून के अनुसार लड़ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं।